नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी। मैं हूं आपके साथ शामली कात्यायन और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में आज विपक्षी नेताओं का एक दल जंतर मंतर पहुंच चुका है। विपक्षी नेताओं के इस ग्रुप में लगभग सभी विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल हैं। संसद से विपक्षी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल संसद से बस के जरिए जंतर मंतर पर पहुंच चुका है। जंतर मंतर पर इन दिनों किसानों ने किसान संसद लगा रखी है। विपक्षी दलों के इस प्रदर्शन में कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, आरजेडी समेत दलों के नेता शामिल हैं। माना जा रहा है कि किसानों के इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हो रहे हैं और राहुल गांधी जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। और राहुल गांधी की राकेश टिकैत से इस मुलाकात से क्या मायने होंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मयंक तिवारी और शुभम सिंह। तो मेरा पहला सवाल मयंक जी आपसे है कि क्या लगता है आपको, राहुल गांधी की राकेश टिकैत से इस मुलाकात के क्या नतीजे निकल सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी से जो राकेश टिकैत की बातचीत चल रही है या जो उनसे मिलने जा रहे हैं, दूरगामी अगर देखा जाए तो इसका केवल और केवल इतना मतलब समझ लीजिए पूरी तरह से ये राजनीति से प्रेरित है। जब तक बात थी कि किसानों का मुद्दा उठाया जाए, जनवरी से लगभग 8-9 महीने से उनका सब कुछ सारा सिस्टम चल रहा है, तब तक ये पूरी तरह से एकदम इन लोगों का कहीं से कोई स्टैंड समझ में नहीं आ रहा था, क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं। अब इनके सामने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब यानी 3 राज्यों में अगले साल चुनाव होना है। धीरे धीरे समय नज़दीक आता जा रहा है, तो अब इनका यही एक ही सियासी मायना है कि किसी तरह से हम इन तीनों राज्यों में अपना वर्चस्व छोड़ सकें और साध सकें। इन तीनों राज्यों के जो वोटर्स हैं, किसानों के जरिए उनको साधने की कवायद इनकी जो है पूरी तरह से जारी है। इसके अलावा इसमें कहीं से कोई ये नहीं है कि ये किसानों के बहुत बड़े हितैषी हैं या ऐसा कुछ इनका समझ में आता है। इस तरह राहुल गांधी का ये भी कहना है कि विपक्ष को एकजुट होकर देश को बचाना चाहिए, तो इस पे क्या कहना है आपका? कहाँ एकजुट हो रहे हैं? एकजुट तो ये तो उसी मुद्दे पे एकजुट होते हैं जिस मुद्दे पे इनको ये समझ में आता है कि यहाँ से हमको जो है अपने मतलब की सियासी रोटियाँ हम यहाँ पे सेक सकते हैं, वहाँ पे एकजुट होते हैं। बाकी जहाँ पे ये होता है कि देश को अब बचाना है, तो ये बिल्कुल अपने आप को खुद को किनारे कर लेते हैं। आप ज़्यादा नहीं, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन आप देखिए कितना हंगामा हुआ, कितना ये सब सारी चीज़ें हुई। विपक्ष का कोई एक भी नेता इस तरह से नहीं बोला कि भाई इस तरह से जो भी गणतंत्र दिवस पे ये सब सारी चीज़ें हुई हैं, कहीं न कहीं देश की अस्मिता को तार-तार किया गया है, तो उस पर किसी का कोई स्टैंड सामने नहीं आया कि भाई इसको लेकर उनकी क्या नाराज़गी है या सरकार के साथ उनकी कुछ सहानुभूति रही होती, या हमारे और भी वहाँ पे पुलिस फोर्स के जो जवान थे उनके साथ भी तमाम जो है इस तरह की घटनाएं, इस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आई। उस समय तो आप पूरी तरह सरेंडर कर दिए थे। उस समय आपको कोई वहाँ पे आपका कोई जो है सियासी लाभ तो आपको समझ में आ नहीं रहा था, इस वजह से आप पूरी तरह से वहाँ पे बैठफुट पड़ते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि अगले साल जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, तो आप पूरी तरह से अपना जो है सियासी जो आपके मतलब की चीज़ें हैं उसे आप निकाल कर सामने लाना चाहते हैं। किसानों के जरिए अपना आप जो है किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर आप चलाना चाहते हैं। और अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल चुनाव में भी वही चीज़ें हुई। बंगाल चुनाव का इनको ये समझ में आ गया कि बंगाल चुनाव में जिस तरह से किसान आंदोलन के जरिए उनका एक कहीं न कहीं खुद को उन्होंने साबित किया, और कहीं न कहीं ये ममता बनर्जी को भी लगा कि हम किसानों के जरिए, किसान नेताओं से एक सहमति बनाकर किसानों का जो मतलब, अगर भाई भारत विश्वदान देश है, 60% से ज़्यादा आबादी यहाँ पर पूरी तरह से कृषि पर ही डिपेंड है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब नेताओं को ये समझ में आता है कि यहाँ पर हमारे मतलब की चीज़ें, तो किसानों के साथ सहानुभूति उनकी जो है हो जाती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में दावा के एकदम पूरी तरह से एकदम पुख्ता तरीके से कह रहा हूँ कि एक भी किसान वहाँ पर नहीं बैठा है कि आप पूरी तरह से देखिए, जो किसान हैं वो अपने कामकाज में बिजी हैं, पूरी तरह से उनको इतना समय नहीं है। और ये जो है अभी इनके ज़्यादा नहीं, आप 7-8 महीने पहले आप जाइए तो फंडिंग की भी बात सामने आ रही है। तो इन चीज़ों पर तमाम चीज़ें हैं, उसको थोड़ा सा समझना चाहिए लोगों। राहुल गांधी ने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि वो किसान के समर्थन में और बेरोजगारी के मुद्दों पर भी बात करेंगे। तो बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करें, किसानों के मुद्दे पर बात करें, वो तो समझ में आता है। लेकिन आप जो है अपना पॉलिटिकल स्टंट दिखाने के लिए ट्रैक्टर से आप संसद पे पहुंच जा रहे हैं कि हम किसानों के बहुत बड़े हितैषी हैं, इस तरह की सब सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं। सदन की कार्यवाही चलती, कुछ बातचीत से कुछ निष्कर्ष निकलता, लेकिन आप लोग लगातार विपक्ष में लगातार संसद में हंगामा कर रहे हैं। हंगामा करना ही आप लोगों का केवल एक मकसद बन गया है।
तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है ना। इसको लेकर थोड़ा सा इनको समझना होगा कि किस तरह से इसमें जो है सत्ता और विपक्ष की नहीं, राष्ट्रहित के लिए क्या कुछ हो सकता है, इस पर उनको ध्यान देना। शुभम, मेरा आपसे यही सवाल है कि आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की जो मुलाकात है राकेश टिकैत से, उस पर क्या नतीजे निकल सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी का पहला सबसे मेन मुद्दा यही है कि राकेश टिकैत से मिलना, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में और पिछली बार जब यूपी में चुनाव हुए थे 2014 और 19 को हम देखेंगे, तो उस समय राकेश टिकैत यानी टिकैत फैमिली ने बीजेपी का समर्थन किया था। तो इस समय राहुल गांधी जी की ये सबसे बड़ी योजना है कि वो वेस्ट यूपी में उनके वोट बैंक पे सेंध लगा चुके। जैसे हमारे मित्र ने बोला कि जो संसद में हुआ था, सर सरकार आपकी है, सीबीआई आपकी है, जांच करवा लीजिए। अरेस्ट हुए थे वो लोग, कहाँ गए, उन पे क्या कार्रवाई है, इसका जवाब दे दीजिए। जैसा कि आपने बोला विपक्ष हंगामा कर रहा है, हंगामा नहीं कर रहा, विपक्ष का काम होता है मुद्दे उठाना और समर्थन, जो मुद्दे बेकार हैं, जिन पे आपने ऐसे कानून, काले कानून किसानों के लिए पास कर दिए, उनका विरोध करना। सीधी सी बात है, आपने कहा कि वहाँ पे किसान नहीं बैठा हुआ है, आपको ये मॉडल समझना पड़ेगा वहाँ पे किसान किस तरीके से बैठा है। किसान वहाँ पे जत्थे में आ रहा है, 15 किसान अभी यहाँ पर हैं तो 15 किसान गाँव में जो उनकी खेती संभाल रहे हैं। जब ये 15 किसान जाएंगे, सर आपने बोला, अब मेरे को बोलने दीजिए, 15 किसान वो वापिस आएंगे तो ये ऐसे मिलके संभाल रखा है। फंडिंग की बात करेगी, फंडिंग की बात आई, सर फिर मैं यही बोलूंगा सरकार आपकी है, सीबीआई आपकी है, जांच करवा लीजिए फंडिंग की भी। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, जब सरकार आपकी, आपने बोला संसद में ये हुआ, जांच करवाइए ना, सामने लाइए। आप पेगासस के मामले में नहीं बोलते हैं, आप संसद में किसी के मामले में आप कार्रवाई नहीं करने देते हैं, आप मनचाहा आप कानून पास कर देते हैं। और रही बात 3 कानूनों की, आप एक बात बताइए, आप पूरे महीने काम करते हैं, महीने के आखिर में आपको सैलरी मिलती है। हमारा किसान 4 से 5 महीने खेत में खेती लगाता है, धूप में कड़ी और ठंडी में खड़ा रहता है, घुटने तक धान में पानी लगा के रात में खड़ा रहेगा हमारा किसान। पैरों में समस्या होती है, महीने के आखिर में जब फसल कट के वो धान लेके मंडी में जाएगा, उसको गारंटी ना मिलेगी एमएसपी की कि मेरे को मेरा इतना रुपए मिलेगा, तो किस लिए इतनी मेहनत करते हैं। मैं आपसे बोलूँ, मैं आपको 60,000 रुपए महीना दूंगा और महीने के आखिर में जब आप काम करेंगे मेरे पास, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी सरकार का कोई प्रवक्ता नहीं, मैं केवल देश के लिए बात कर रहा हूं। मैं वही बोल रहा हूं, मैं आपको देश के लिए आप बोल रहे हैं। आप लगातार बता रहे हैं पेगासस के मामले में या इस तरह के मामले में कोई हमारा जो है, हम बीजेपी का फेवर थोड़ी यहाँ पे रख रहे हैं। हम केवल ये चीजें बता रहे हैं कि इस संबंध में होना क्या चाहिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए क्या कुछ हो सकता है, हम इसके लिए बात। अच्छा चलिए, राष्ट्र और देश के लिए बात करें। विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम होता है वो मुद्दे उठाना अपने लोगों की, और मुद्दों पे जो कानून बने हैं तो चलने ही नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही, सेशन चलने ही नहीं दे रहे हैं, लगातार हंगामा कर रहे हैं। अरे बात करिए, बातचीत से कुछ तो आप बोलने का मौका तो दीजिए। आप धड़ाधड़ बिल पास करते जा रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। आप बताइए 3 कानून किस तरीके से पास, डिस्कशन हुआ उन पर अच्छे से? गैर संवैधानिक तरीके से इस देश में कानून पास किए जा रहे हैं इस समय, आप डिस्कशन नहीं करते हैं। आपकी बहुमत है, आप सीधा चला देते हैं अपनी गोली और आप कर देते हैं। एक बात बताइए आप मेरे को, संवैधानिक तरीके से होता है, उसमें डिस्कशन होता है, फिर अपोजिशन होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, आप उनको किसी को होने नहीं दे रहे। तो आप जब ये नहीं होने दे रहे तो संसद में आप किस तरीके से गारंटी हो जाती है? सबसे बड़ी बात ये है कि दिक्कत कहाँ से आ रही है, हमें ये समझना होगा। आप अगर देखिए, सुनिए हमारी बात सुनिए, अगर आप कह रहे हैं किसानों के इस तरह से, किसानों के हित में बात नहीं हो रही है, पूरी तरह से तानाशाही रवैया सरकार ने अपना लिया है, ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि इस कानून को लेकर सरकार ने 8-9 दौर की बातचीत की और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो भी दिक्कतें हैं आप आइए, बैठिए, और एक निश्चित समय के लिए कानून को टाला भी जा रहा है। इसके बाद से सब सारी चीज़ें लागू होंगी। इसके अलावा भी किसानों के हित की जो बातें हैं उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि भाई जो जहाँ पर दिक्कत है उसमें संशोधन किया जाएगा, लेकिन संशोधन को आप लोग तैयार ही नहीं। आप लोगों को बस खाली यही फरमान है कि बस खाली पूरी तरह से इसको निरस्त किया जाए और इसके आड़ में जो वोट बैंक अपना साध सके वो हम साध लें। अब देखिए, सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, एक टीवी डिबेट में राकेश टिकैत जी ने सीधे तौर पर यही बात कही थी जो आप अभी कह रहे हैं कि हमने मोदी जी की सरकार बनाई थी। मोदी जी की सरकार बनाए थे तो आप भी तो चुनाव लड़े थे। टिकैत साहब आपको कितने वोट मिले थे? आप क्यों नहीं आ पाए? आप क्यों नहीं चुनाव जीत पाए? ये कहने की बातें हैं केवल, खुद का अपना तो ले नहीं पाए और अब उसी के आड़ में सोच रहे हैं कि थोड़ा सा हम भी अपना जो है सियासत चमका लें, अपना चेहरा चमका लें, अगले आने वाले जो भी चुनाव है उसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ के आ जाए। देखिए, राकेश टिकैत जी ने इंडिपेंडेंट लड़ा था, बीजेपी की सीट से लड़ा नहीं था, पर उन्होंने सपोर्ट भले ही बीजेपी को किया हो। पर आप मेरे को एक चीज़ बताइए, आपने बोला कि कानून पास हो जाए, किसानों के हित की बात कर रहे हैं, किसान बात कर सकते हैं, किसान तो बैठे ही है ना बात करने के लिए। सरकार कितनी बार आके किसानों से, किसान जा रहे हैं संसद बात करने के लिए, क्या सरकार किसानों के पास आई बात करने के लिए?
कितनी बार, चलिए 8 दौर की बात होगी, जैसा आपने बोला मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। जब ये कानून आए थे इनमें पराली जलाने वाला भी मुद्दा था, उस पर एडजस्ट हुई, उस पर बात हुई, उस पर संशोधन पे बात हुई, आराम से हो गए। मेन इस कानूनों में 3 कानूनों पे हमारे किसान भाई अड़े हुए हैं। एमएसपी दे दीजिए आप, प्राइवेट मंडियों को में भी एमएसपी बाध्य कर दीजिए, और जो स्टोरेज की कैपेसिटी पे है उस पे मुद्दे, इन 3 पे सरकार क्यों नहीं? देखिए ये एक बात बताइए, क्षेत्र से आप आते हैं, आप एक बात बताइए, जो हमारी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, कानून पास होने से पहले उन्होंने बड़े बड़े एग्रीकल्चर लैंड क्यों खरीदने चालू कर दिए? ये बताइए आप मेरे को, इसका जवाब दीजिए। उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड जब खरीदने चालू कर दिए, उसको देखते ही बिल लाया गया, सीधा सीधा कॉर्पोरेटाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन को यहाँ पे मुनाफा देना है, किसानों को मारना है। आप एक बात बताइए, आपकी खेती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैंने आपसे करी, आपकी खेती पे मैं लोन ले सकता हूँ, बाई चांस कंपनी भाग गई, उस लोन को कौन भरेगा? जमीन जब्त होगी ना। आप ये बताइए, वहां पे मैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देता हूँ, कोई कुछ खड़ा कर देता हूँ, किसान वहां से जब आपकी वो कंपनी 2 साल 3 साल 5 साल जितने साल का भी कॉन्ट्रैक्ट के बाद चली जाएगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या मैं दोबारा खेती कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा साहब। इन सब पे आपको काम करना था, आपको काम करना था किसानों के हक के लिए, तो आपको एग्रीकल्चर लैंड में जो लेबर है हमारे, उनके हित की बात करनी होती थी। अगर आपको बात करना था तो आपको एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात करनी थी, प्राइमरी सेक्टर से लेके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तक की आपको रिफॉर्म की बात करनी चाहिए। अगर आप, यही तो मैं बोल रहा हूँ, आप जमीन से जब जुड़ के जमीन पे जाएंगे और जब आप किसानों की समस्याएं समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म कर सकते हैं। आपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे रिफॉर्म नहीं किया, आपने प्राइवेटाइजेशन को थोप दिया, आपने किसानों को बोला कि आप भी प्राइवेट हो जाइए। आप देखिए ना, एमएसपी एमएसपी बिहार में हटा, कितना फायदा हो रहा है किसानों को? ये कहाँ पर लिखा है? एमएसपी की क्या हालत है बिहार? मेरे को आप एक बात बता दीजिए, एमएसपी ये जो आप बोल रहे हैं उसी का हम उत्तर दे रहे हैं, पहले सुनिए तो। बिहार में एमएसपी जब तभी तो आप, मैं पूछ रहा हूँ ना, फिर जवाब दे दीजिएगा। बिहार में एमएसपी नहीं है, बिहार में एमएसपी नहीं है, वहां के किसानों की हालत क्या आप खुद बता दीजिए। सुनिए, अब जो आप बता रहे हैं प्राइवेटाइजेशन वाली बातचीत, इस कानून के जरिए ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि जो किसानों की ज़मीन है वो कहीं से भी उसके साथ कोई इस तरह की बातचीत होगी कि वो बेच दी जाएगी या किसानों की ज़मीन ले ली जाएगी। ये बात बिल्कुल गलत है साहब, मैंने ये लोग बात अफवाह फैला रहे हैं, ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात, सुनिए, और रही बात, 8-9 महीने से ये प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली में। यहाँ पर लाखों लोग, करोड़ों लोग प्रवासी हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं, अपने रोजगार के चक्कर में आते जाते हैं। लोग रोज उनका जो है 1.5 से 2 घंटे का समय जो है ट्रैफिक में निकलता है, घूम घूम के कहाँ से कहाँ आना पड़ता है। भारत एक स्वतंत्र देश है, सबकी स्वतंत्रता है, सभी लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्रता तभी तक है जब तक आप अगले व्यक्ति के स्वतंत्रता में कोई विक्षोभ न उत्पन्न करें। और किसानों के इस जो है जो प्रदर्शन इनका चल रहा है, इसके जरिए लगातार जो है जो आम जनता है, जो यहाँ पर लोग प्रवासी लोग रह रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन इसलिए हो रहा है क्योंकि सड़क पर आप पूरी तरह से सारी चीज़ें ट्रैक करके बैठे हैं। कितनी परेशानी हो रही है। आप प्रदर्शन आपको करना है, जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ के लिए रोका था कि भाई सड़क पर प्रदर्शन आप नहीं कर सकते, इसके लिए आपको रोका गया, लेकिन आप बिल्कुल पूरी तरह से अपने जिद पर अड़े हैं। सरकार अभी कोई सख्त कदम उठा ले तो सरकार को ये बता दिया जाएगा कि भाई सरकार पूरी तरह से किसानों के लिए अपना जो है तानाशाही रवैया अपना रही है। और सरकार लगातार यही चाह रही है कि किसी भी तरह से बातचीत से समाधान निकले, लेकिन ये लोग तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि तमाम राजनीतिक दल उसमें अपने मतलब की सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। राकेश टिकैत जो खुद को किसानों का बहुत बड़ा किफ़ायती बताते हैं कि हम किसानों के लिए बहुत कुछ ऐसा है वैसा है, उनकी आप संपत्ति की जांच करवा लीजिए, उनके पास कितनी संपत्ति है, किस तरह से, तो आपको सब सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी। पूर्वांचल जितने भी जमीन से जुड़े किसान हैं, जमीन से जुड़े जितने किसान हैं, वो सब अपने काम में व्यस्त हैं। कोई भी एक किसान यहाँ पर आकर ये टेंटों में नहीं बैठा है। फंडिंग हो रही है, सब सारी चीज़ें जिस तरह से हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत जल्द ही इस पर जान लीजिए समाधान होगा और पूरा मामला ये खत्म होगा। जी, जैसा कि आपने बोला, मैंने कहीं पर भी एक बार भी ये नहीं बोला कि ज़मीन किसानों के लिए ली जाएगी। मैंने ये बोला आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नियम है लिखा हुआ इस जो बिल आया उसमें कि उस पर कोई कंपनी, कोई व्यक्ति किसान की ज़मीन पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के बाद उस ज़मीन पे लोन ले सकता है। आप मेरे को एक बात बताइए, आपने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए दिया काम करने के लिए ज़मीन अपनी, मैंने उस पर लोन ले लिया, 2 साल बाद मैं भाग जाऊँ, मेरी ज़मीन के पेपर, आपकी ज़मीन के पेपर बैंक में जमा है, तो बैंक किसकी ज़मीन करेगा कुर्ती? बैंक करेगा किसान की ज़मीन। इस पे आपने संविधान क्यों नहीं दिया? आप ये बताइए। वहाँ पे मैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके चला जाऊँ आज के 5 साल बाद, उसके बाद क्या किसान वहाँ पे खेती कर पाएगा अपनी ज़मीन पे? इसका अब आपने बोला, मैंने सुना, अब मेरे को मैं आपको बता रहा हूँ। आपने ये बोला, ठीक है, चलिए राजनीति को एक बार साइड में लेते हैं। किसान तो बैठे थे ना वहाँ पे, आपने कहा कि किसान ही नहीं बैठे। सर कैसे कह सकते कि आप वहाँ पे किसान नहीं बैठे हुए? एक बात बताइए, आपने एक एसी की फोटो दिखा दी, आपने बोला कि क्या कहते हैं एसी में, हमारे माननीय गृह मंत्री जी वो भी अपने नाम के पीछे फार्मर लगाते हैं, वो भी एसी में बैठते हैं। चलिए किसानों ने एक एसी लगा लिया, पर
पूरे क्या आपको लगता है गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पे हर टेंट में एसी लगे हुए? नहीं साहब, उनको पानी तक पीने का नहीं मिल रहा है, उनको की बिजली काट दी गई सर, उनके जो टॉयलेट दिए गए थे टॉयलेट उठा दिए गए सर, उनको इतना बुरा हाल है। और किसानों ने बॉर्डर नहीं सील किए, सरकारों ने बैरिकेड लगाए, कांटे लगा दिए उनके सामने। सर जो किसान आपका पेट पालता है, आपने उनके लिए कांटे खड़े कर दिए, सरकार ने बंद किए। और सुनिए, ये संवैधानिक हक है इस देश का, संविधान ये हक देता है कि आपको अगर प्रोटेस्ट करना है आप कर सकते हैं। गणतंत्र मैं बोल रहा हूँ ना, तिरंगा फेंक दे जो वो किसान नहीं हो सकता, तो देशद्रोही है। देखिए आप फिर गलत बात बोल रहे हैं। आपने लाल किले में जो लगा हुआ था झंडा, जो मेन झंडा जहाँ पे फहराया जाता है, उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया। आप जाके फुटेज आपने तिरंगा फेंकने वाली तस्वीर नहीं देखी थी। दूसरी बात, तिरंगा फेंकने की बात सरकार आपकी है, सीबीआई आपकी है। आपने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया, सिंगर थे पंजाब के, आपने क्या कार्रवाई हुई मुझे उस पर बता दीजिए। कहां गए वो लोग? केवल एक प्रश्न का अरेस्ट किया था, आपने तिरंगा फेंकने वाली तस्वीर देखी थी या नहीं देखी थी? मैं बोल रहा हूँ सीबीआई आपकी अरेस्ट किया, कहाँ गए? क्या कार्रवाई हुई? देखी थी कि नहीं देखी थी? वो किसान है, वो किसान हो ही नहीं सकता। नहीं मैं बोल रहा हूँ किसान, वहाँ पर स्टंटबाजी हो रही है, तलवार चला रहे हैं लोग। जी मैं बोल रहा हूँ, सेना के जो वहाँ पे जो जवान है उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, उनको मारा पीटा जा रहा है, वो देशद्रोही है, वो तो किसान हो सकते हैं। हाँ मैं बोल रहा हूँ वो किसान नहीं थे, वो तो किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, तोड़ने के लिए बाहर से बुलाए गए थे। अगर इतना ही है तो आप कार्रवाई कर लीजिए, सबकी फुटेज आपके पास है, सबके चेहरे आपके पास है, आपके पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा है, जांच करवा लीजिए, और सजा दीजिए। मैं आपको वही चीज दिखा रहा हूँ, वही चीज मैं आपको अभी तुरंत साक्ष्य दिखा रहा हूँ। एक किसान नेता हैं, उन्होंने सीधा सीधा ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर 26 जनवरी से पहले सारी चीज़ें पटरी पर नहीं आती, यानी जो उनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाती हैं, तो वो बहुत कुछ करेंगे और इतना करेंगे कि जिससे सरकार से लेकर पूरा देश प्रभावित होगा। ये उनका स्टेटमेंट था। मैं आपको खाली समय में भी दिखा दूंगा, या तो अभी कहिए तो किसान ने तो अभी वो तो किसान नेताओं ने अभी बोला हम संसद मार्च करें, गए ना संसद में बैठे, संसद में घुसे सर, घुसे नहीं घुसे सर, शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था। ये साजिश थी पार्टियों की कि ये शांतिपूर्वक आंदोलन को कुचला जाए, क्योंकि एक बार आपने देखा होगा जेपी के आंदोलन के बाद सबसे बड़ा आंदोलन ये खड़ा हुआ था इस देश में, आपने एक आवाज कुचल दी। आप मेरे को एक सीधा सा सवाल दीजिए, आप मेरे को सीधा सा जवाब दीजिए, आप महीने के आखिर में आपको जो तनख्वाह मिलती है आपको ना मिले, 60,000 की जगह में 20,000 आपके हाथ में थमा के दे दूं, कर लो अपना काम। कहां आवाज कुचली जा रही? सुनिए, अब जो है हर फसल के लिए किसानों के खाते में 2,000 रुपए भेजे जा रहे हैं। सुनिए हमारी बात सुनिए, ये ऐसा है कि हम ये चीजें बता रहे हैं तो इसका मतलब ये ना हमें समझा जाए कि हम बीजेपी के प्रवक्ता हैं या ऐसा। सुनिए हमारी बात सुनिए, हर फसल के लिए 2,000 रुपए उनके पास भेजे जा रहे हैं, यानी साल भर में 6,000 रुपए उनके खाते में सीधा मिल रहे हैं। इसके अलावा जनधन खाते जो लोग खुलवाए हैं, उनके खाते में जब कोरोना का इस तरह का समय आया, देश पूरी तरह से त्रस्त था, उस समय सभी जनधन अकाउंट में 500 रुपये भेजे गए। इसके अलावा दिवाली तक ऐलान किया गया कि सभी जो भी हैं हमारे देशवासी, उनके राशन कार्ड पर फ्री राशन बांटा जाएगा। ये चीजें जो हैं बहुत मैटर रखती हैं सर। और यही नहीं, राम मंदिर से लेकर उन तमाम मुद्दों पर जहां पर पूरी तरह से विपक्ष बैकफुट पर है। उत्तर प्रदेश चुनाव में ये जान लीजिए कि विपक्ष की क्या हाल होगा, मतलब ये समझिए कि पूरी तरह से पूर्ण बहुमत से फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। उसके पीछे की वजह ये है कि राम मंदिर से लेकर तमाम मुद्दों पर विपक्ष पूरी तरह से बैकफुट पर है। अब उनके मतलब कि सियासी रोटियां किस तरह से आ जाएं, उसके लिए वो किसानों को पूरी तरह से। मैं आपका जवाब देना चाहूँगा, इस देश में कुछ फ्री नहीं है, तो आप ये बड़ाई मत कीजिए कि हमने फ्री वैक्सीन दे दी, फ्री राशन दे दिया। आपने भले ही फ्री दिया हो, पेट्रोल के दाम कहाँ पहुँचा दिए, उसका पैसा क्या आपने इंक्लूड नहीं किया। इस देश में हम 28 सेस देते हैं सर, बोल नहीं दे सर, 28 सेस देते हैं, उसका पैसा कहाँ जाता है आपको पता है? बताइए, इसका जवाब दीजिए कि 28 सेस आ रहा है, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। आपको कुछ फ्री नहीं है, हमारी जेब से लिया हुआ हमें ही वापस करना, उसको हम फ्री नहीं बोलेंगे सर, उसको हम फ्री नहीं बोलेंगे। और खाद्यान्न पे हर साल बजट निकलता है जो टैक्स से पैसा कटता है, तो आप ये बोलना छोड़ दीजिए कि हमने फ्री वैक्सीन दी, ये दी। जनता अपनी जेब से अपना पैसा दे रही है और अपना ही खा रही है। आप इसको मत बोलिए कि फ्री कीजिए। आप बोलते किसान की बात करते हैं, अभी टमाटर हरियाणा में उगे थे, टमाटर उगाने से लेके खेत बाजार तक पहुंचाने के लिए 1 केजी टमाटर में किसान को 10 रुपए लग जाता है। आपने क्या रेट में 1 रुपए केजी मंडी में बेचा है। आपको काम करना है वहां पे कीजिए, उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। डेयरी वालों को डेयरी का पैसा नहीं मिल रहा है, किसानों को उनका पैसा नहीं मिल रहा है, एमएसपी की आप गारंटी नहीं दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं हम एमएसपी लाएंगे, इतना कर दीजिए ना, प्राइवेट मंडी में भी एमएसपी बाध्य कर दीजिए। इतना ही तो मांग रहे किसान, और क्या मांग रहे किसान? पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। सुनिए,
अब लगभग जो है अगर देखा जाए तो 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। अब भी पूरी तरह से जिस तरह से कामकाज चलना चाहिए उस तरह से कामकाज नहीं चल रहा है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। इसके बावजूद इतनी विषम परिस्थितियों में भी जो गरीब हैं, जो मजलूम हैं, उनकी सहायता की जा रही है। उनके लिए पूरी तरह से सरकार काम कर रही है और कहीं भी उनको जो है इस तरह का नहीं लग पा रहा है कि नहीं उनके साथ में सरकार नहीं खड़ी है। एक आप किसी भी ज़मीनी स्तर पे जो आदमी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हो, जो सफ़र कर रहा है, जो कहीं न कहीं पूरी तरह से एकदम बैकफुट पर आ गया है, जिसका जो डेली जो रोज़ कमाते खाते हैं, उनसे आप जाकर पूछिए कि बीजेपी सरकार ने जो कोरोना काल के दौरान कामकाज किया है वो सही है कि नहीं सही है, उसका उत्तर आपको वहीं से मिल जाएगा। सर उसका पहली चीज़, बात पूरी हो जाती है, पहली चीज़ ये। अब दूसरी चीज़ जो आप बता रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें इस तरह से बढ़ रही हैं, जाहिर सी बात है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की XYZ में किसी भी देश की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े देश आप देखेंगे अमेरिका से लेकर जो सबसे बड़ा देश है, सारी चीज़ें विकसित देश है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो बैकफुट पर आ गया। तो ये चीज़ें इसके बाद भी आप जान लीजिए आप बहुत ही एकदम सेफ जोन में हैं। आप ये नहीं कह सकते, धीरे धीरे अगर कीमतें बढ़ी हैं तो समय के साथ साथ धीरे धीरे उसमें कीमतें गिरेंगी भी। अब आप अगर पिछले 2 हफ्ते में देखिए तो 2 हफ्ते में आप बताइए कितनी बार पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। 2 हफ्ते में पेट्रोल की कीमत स्थिर है। दिवाली तक जो है, जो गरीबों को फ्री में राशन देने का ऐलान किया गया है, उनके खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें जब थोड़ा सा सही होंगी, कामकाज पूरी तरह से पटरी पर लौट आएगा, तो कहीं ना कहीं फिर से वो दिन दूर नहीं होगा जब सारी चीज़ें पटरी पर होंगी। चलिए, आपने एक बात बोली थी कि किसानों को 2000 रुपये, साल में 6000 रुपये भेजा जाता है। ठीक है, साल में 6000 रुपये, मैं आपको एक फसल का लगाने का आंकड़ा डेटा में बात करते हैं। DAP की बोरी आती है 1500 से 2000 रुपये के बीच। सिर्फ DAP में ही आपका दिया हुआ पैसा खर्च हो गया। उसके बाद आप बीज लाएंगे, उसकी लागत आप मैडम लगा लीजिए। उसके बाद कटाई, बुआई, पानी, बिजली, इनकी लगा लीजिए। सर क्या 2000 में खेती हो जाती है? सुनिए हमारी बात, आप मेरे को बात 2000 में खेती हुई, 2000 में खेती हो जाती है इस देश में? सर नहीं होती है, ये बस आपने वो बना दिया कि हमने ये दिया, हमने दिया। सर 2000 में इसके पहले कितनी सरकारों ने कितना दिया? चलिए आप ये बात करें, हम 2000 रुपए दे रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस सरकार ने कितनी बार किसानों का लोन माफ किया? अरे बात कर लेते हैं। लोन माफ करके वो तो आप जान लीजिए और बेकार कर रहे हैं। क्यों बेकार कर रहे हैं? लोन अगर बात तो बराबर हो गई ना। किसानों का आपने कर्ज माफ कर दिया, किसी का आपने कर्ज माफ कर दिया, तो वो तो जान लीजिए पूरी तरह। फिर उसके बाद जब आप इलेक्शन में चुनाव आप जीत जाते हैं तो उसके बाद फिर चुनाव जीतने के बाद आप उससे ज्यादा जो है डबल वसूली कर लेते हैं। कैसे कर? चीनी के दाम में बढ़ोतरी हो जाती है, महंगाई बढ़ती चली जाती है, दाल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है, ये सब सारी चीजें हुई नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है ना, आप पिछले 2014 से मोदी सरकार जब तक आई और अभी तक तेल के दाम और चीनी के दाम पिछली सरकारों से अभी की सरकारों में कंपेयर कर लीजिए, आपके डेटा सामने आ जाएगा। पिछली सरकार में कहाँ कोरोना था? पिछली सरकार में कोरोना का कुछ था? पिछली सरकार में लॉकडाउन हुआ था इतने दिन? पिछली सरकार में आर्थिक मंदी थी पूरी दुनिया में। पिछली सरकार में सुनिए, इस तरह की जो व्यवस्था हुई है कि पूरा कामकाज ठप हो जाए, तो इस तरह की व्यवस्था तो हुई नहीं थी। पूरा कामकाज ठप हो जाने के बावजूद भी गरीबों के लिए जितना बन पड़ा उससे अधिक बीजेपी ने किया है, ये आपको स्वीकार करना होगा। और आप अगर नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो आप जाइए और सर्वे करके आइए। जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, आप उन झुग्गी झोपड़ी वालों से जाइए, पूछिए उनसे कि आपको बीजेपी सरकार ने अब क्या दिया, क्या नहीं दिया। जनधन खातों में आपके पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं? आपको तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है कि नहीं मिला है? राशन आपको मिला है फ्री में कि नहीं मिला है? अब तक आप फ्री में राशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो उसका सीधा जवाब आपको वहीं से मिल जाएगा। सर 2020 में और 21 में चुनाव है देश में, आपको वहीं से पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। पता तो चला, जनता अपना 2014 में पता चला। बंगाल देख लीजिए, 2014 के बाद आप आइए 2019 में। सर 2019 में और प्रचंड बहुमत है। ठीक है ना? बंगाल की आप बात कर रहे हैं तो बंगाल में इसके पहले बीजेपी की हालत बहुत खराब थी। अब इस चुनाव में कहीं ना कहीं आप पिछले चुनाव को कंपेयर करिए, इस चुनाव को कंपेयर करिए, आपको सीटों का अंतर समझ में आ जाएगा कि बीजेपी पहले कहाँ थी और अब कहाँ है। अब हम और बीजेपी के टीएमसी के तमाम दिग्गज नेता, गुजरात चुनाव टीएमसी के तमाम दिग्गज, ये भी बोल सकते हैं गुजरात के लोगों ने मोदी सरकार को रिजेक्ट कर दिया, गुजरात मॉडल को रिजेक्ट कर दिया। गुजरात में 19-20 का हाल हो गया था, वहां पे सीट बचाते बड़ी मुश्किल से बचानी पड़ी बीजेपी को। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं गुजरात मॉडल को गुजरात के खुद के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया बीजेपी का। टीएमसी के तमाम दिग्गज नेता बीजेपी में क्यों शामिल हो गए?
क्योंकि उनको मालूम था कि अब जो है वो स्थितियां नहीं रही हैं जो पहले थी। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, इतने बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। राम मंदिर से लेकर आप तमाम मुद्दों पर जाएंगे तो बीजेपी फिर से पूर्ण बहुमत से आने वाली है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और उस मुद्दे को भुनाने के लिए पूरी तरह से राहुल गांधी आज जो 12 पार्टियों के साथ पहुंचे हैं जंतर मंतर पर राकेश टिकैत से मिलने हैं कि किसानों के बहुत बड़े हिमायती हैं, उनका सीधा उद्देश्य यही है कि किसी तरह से वो अपने मतलब की सियासी रोटियां सेक सकें। इसके अलावा किसानों के वे कितने हमदर्द हैं ये पूरा देश जानता है। देखिए साहब, राजनीति की बात हटा दीजिए, राजनीति को हटा के मैं इतना ही बोलना चाहूँगा आखिर में, इस देश में किसान मरता है, उसको उसका हक नहीं मिलता है, महंगाई बढ़ती है, उस पर हर चीज़ का बोझ होता है। कृषि एक ऐसा जुआ है, आपको नहीं पता है कि अगले समय मौसम का क्या हाल होगा, किसान को क्या मिलेगा। अभी आप गाज़ियाबाद में चले जाइए, थोड़ी दूर पे सरोरा गांव है, वहाँ पे हिंडन नदी में बाढ़ आई, किसानों की फसल डूब गई। आपको नहीं पता है किस तरीके से। अब मैं बोल लीजिए, अगर आपको कृषि क्षेत्र में क्रांति करनी है, अगर कुछ करना है तो आपको कृषि क्षेत्र में ग्राउंड से उसमें काम करने वाले लेबर से लेके, किसानों से लेके, मंडी से लेके, इनकी हालत सुधारनी थी। हमारे देश में मंडी व्यवस्था खराब नहीं है, बहुत अच्छी मंडी व्यवस्था है, बस आपको उनको सुधारने की ज़रूरत थी, उसमें रेगुलेशन लाने की ज़रूरत थी कि जब किसान वहाँ पे पहुँचे अपना धान लेके तो उसको लाइन पे ज़्यादा देर ना लगना पड़े, उसकी मंडी बिक जाए। आप मंडी की कैपेसिटी बढ़ाने की आपको ज़रूरत थी, आपको प्राइवेट मंडी की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप प्राइवेट मंडी ला भी रहे हैं तो उनमें एमएसपी बाध्य कर दीजिए। किसानों की इतनी मांग है, जिस दिन आपने ये कर लिया किसान बॉर्डर छोड़ के चले जाएंगे, ये किसानों की गारंटी है, मैं आपको लिखित में देता हूँ, किसान बॉर्डर छोड़ के चले जाएंगे। और ये वही किसान है जिसने लॉकडाउन में भी, एग्रीकल्चर में भी आपने एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ बढ़ी है, इस साल के आखिर में भी फिर एग्रीकल्चर का आएगा, हम हर बार देंगे और हम ऐसे ही देते रहेंगे और हम इस देश की जीडीपी को ऐसे ही चलाते रहेंगे, क्योंकि हमने इस देश को आज तक चलाया। हमारी 60% इस देश में योगदान है, खून पसीने की मेहनत करके हम इस देश को एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ बढ़ा है वो यहाँ जो ये तमाम जो अलग अलग बैठे हैं, चाहे ये गाजीपुर में देख लीजिए, चिल्ला में देख लीजिए, तमाम जगहों बैठे हैं, ये यहाँ से बैठ के बढ़ाए हैं क्या? ये तो सब पूर्वांचल वाले किसान है या उधर के जो किसान जमीन से जुड़ा है वही बढ़ाए हैं ना भाई। वो तो अपने जो है कामकाज में व्यस्त है। ये जो है यहाँ पे जितने बिचौलिए बैठे हैं इनको तो भाई अपने मतलब की सारी चीज़ें करनी है। दूसरी चीज़, जब ये बात होती है कि फसल उगाएगा कौन, फसल काटेगा कौन, जब चुनावी मौसम आता है तो देखेंगे तो आप बड़े बड़े नेता पहुँचते हैं, प्रियंका गांधी जैसे सब खेतों में जो है फसल काटने लगते हैं। वहाँ पर फसल बोता कौन है? फसल बोता किसान है। लेकिन चुनावी मौसम में जब ये जान जाते हैं कि अब यहाँ पर हमको बेनिफिट मिलने वाला है तो ये वहाँ पर फसल काटने के लिए पहुँच जाते हैं। ये वहीं ही फसल नहीं काटते हैं। इसके बाद जब इनको पूरी तरह से अपने किसी भी तरह से लोगों को बहला फुसला कर वोटिंग करवा लेते हैं और इनकी जब सरकार बनती है तो पूरे 5 साल तक जनता का शोषण करते हैं। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं होता है। किसानों के कितने बड़े हमदर्द हैं ये सब जानते हैं। हालांकि राहुल गांधी की राकेश टिकैत से इस मुलाकात के क्या नतीजे निकलेंगे ये तो आगे वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मयंक तिवारी जी और शुभम सिंह, आप हमारे साथ जुड़े। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC हिंदी। खबरों को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।